तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल SK मिस्ट्री पर फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए, इसमें पढ़ने के वाले हैं चैप्टर 11 तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी आपके लिए होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल पर, skmstudyclasses.com वेबसाइट पर, और कहाँ मिलेगी, SKM स्टडी ऐप पर भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 12 की बात करेंगे। परमाणु है यानी कि एटम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। चलिए इसको एक तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो परमाणु आखिरकार होता क्या है? तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का, मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे पेन ही ले लीजिए, तो इसका वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। यानी कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे, किसी न किसी पदार्थ से हमेशा जुड़े ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आखिरकार थॉमसन का परमाणु मॉडल है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और धनावेशों की व्यवस्था को परमाणु की व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया, और उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है उन्होंने, परमाणु के अंदर क्या किया, इलेक्ट्रॉनों और धनावेश का जो व्यवस्था है उसको प्रदर्शित करने, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया, उसको समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, इस नियम के अनुसार परमाणु एक ठोस गोला होता है। जो परमाणु होता है क्या होता है, एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश समान रूप से विपरीत होते हैं। यानी कि जिसमें समस्त द्रव्यमान क्या होते हैं एवं धनावेश समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, तथा इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह, यानी जो धनावेश होता है, परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं जो धन आवेश हैं समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। इनके बीच बीच में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन उसी तरह स्थापित होते हैं जिस तरह तरबूज के अंदर उसके गुर्दे में बीज धंसे। जब आप तरबूज काटते होंगे, तरबूज आप सभी लोग खाए होंगे, तो जब आप तरबूज को काटते होंगे बीच से, तो आप उसमें देखे होते होंगे कि बीच बीच में क्या होता है, तरबूज के बीज फंसे रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है उसी तरीके से परमाणु में भी व्यवस्थित रहते हैं, इनका कहना यही था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यानी कि इस मॉडल में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो श्रेणी की व्याख्या है नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो आखिरकार रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देश, ठीक है, यानी सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देश उनके सहयोगी, ठीक है, MH गाइगर एवं E मार्सडन ने परमाणु के अंदर क्या है इसको जानने के लिए स्वर्ण पन्नी के साथ प्रयोग किए। ठीक है, इन्होंने क्या किए, अब प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोग किए किसमें, सोने की पतली पन्नी लेकर। ठीक है, इस प्रयोग में गाइगर मार्सडन प्रयोग भी कहते हैं, इस प्रयोग क्या कहते हैं, गाइगर मार्सडन प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर में जिन्होंने प्रयोग किया था, अब इस प्रयोग के आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष क्या क्या थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडान या पोलोनियम के शीशे के बॉक्स में
ये हमारा क्या है, एक शीशे का बॉक्स है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या रखा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है, जैसे रेडान या पोलोनियम के शीशे के बॉक्स ए में रखा। इस बॉक्स में छिद्र ओ है, ठीक है, इसमें छिद्र क्या किए हैं, ओ किए हैं, ठीक है। अब जिससे क्या होता है कि अल्फा कण जो होता है हमारा तीव्र वेग से जो तो अल्फा कण होते हैं तीव्र वेग से क्या होते हैं, निकलते हैं। अब डायक्रम D1 व D2 में से गुजरने के बाद अल्फा कण संकीर्ण किरण पुंज के रूप में पतली पन्नी CR पर आपतित होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो पतली पन्नी है इस पर क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब अधिकांश अल्फा कण है पन्नी से सीधे पार हो जाती हैं। जो अधिकांश अल्फा कण है वो पन्नी सीधे क्या हो जाए, पार हो जाती हैं। कुछ अल्फा कण छोटे कोण में विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण हैं क्या होते हैं, छोटे कोण में क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होती हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री से अधिक डिग्री पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे, कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष की बात करेंगे। इसमें दोष क्या क्या थे, इनके दोष के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या क्या है, यहाँ पे नाभिक के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। जो नाभिक का इसमें अस्थायित्व की व्याख्या है वो करने में क्या रहा, यह असफल रहा, ठीक है। और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। जो रेखीय स्पेक्ट्रम है इसकी व्याख्या भी करने में क्या रहा, यह असफल रहा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला मॉडल हमारा क्या आता है, बोर का परमाणु मॉडल आता है। अब बोर ने क्या दिया था इसके बारे में चर्चा करते हैं, कब दिया था इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये मॉडल है क्या उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सन 1913 ईस्वी में क्या हुआ, प्रोफेसर नील्स बोर ने, ठीक है, प्रोफेसर नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इनके मॉडल में भी कुछ दोष निकल कर आए हैं। वो दोष क्या क्या थे, तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु व आयनों की जो स्पेक्ट्रम की व्याख्या थी यह करने में क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में असफल रहा। इसमें जो सूक्ष्म संरचना की व्याख्या थी उसको करने में असफल रहा, ठीक है। जेमान प्रभाव की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन हेतु ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। अब इसमें ऊर्जा का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है क्या है, यम है। वह त्रिज्या स्मॉल r की कक्षा में विवेग से परिक्रमा कर रहा है। किसमें, विवेग से क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तब वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, जो वृत्तीय बल है हमारा उसको करने में जो आवृत्ति बल है हमारा, अभिकेंद्री बल है, आवश्यक बल है, क्या होगा, यह बराबर mv²/r, समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम से। आखिरकार कूलाम के नियम से क्या सिद्ध करने वाले हैं, तो नाभिक के धन आवेश और ऋण आवेश के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युताकर्षण बल है यह बराबर 1/4πε0 e²/r², समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो अभिकेंद्री बल है वो स्थिर वैद्युताकर्षण बल बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्री बल है स्थिर वैद्युताकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। समीकरण नंबर 1 और 2 से बात करेंगे। mv²/r बराबर 1/4πε0 e²/r², ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ हमने क्या किया है, f का मान यहाँ पे निकाल कर रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, mv²/1/4πε0 e²/r, या यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर 1/4πε0 e²/mv²। हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो
यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे तो ध्यान से आपको इसको अगर ध्यान देंगे तो mv स्क्वायर अपान आर 1/4π0 ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक आर बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा mv स्क्वायर अपान 1/4π0 ई स्क्वायर अपान आर बचेगा। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा 1/4π0 इंटू ई स्क्वायर अपान mv स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, ई के बराबर क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 से अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल r/2 इंटू mv स्क्वायर अपान आर, क्या स्मॉल r अपान 2 बार इंटू mv स्क्वायर अपान आर। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा r/2 इंटू 2e स्क्वायर अपान 4π0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ZE स्क्वायर अपान 8.45 इंटू आर। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो -2e स्क्वायर अपान 4π0 इंटू आर। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु के nv बोर कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। बोर nv अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय वेग n/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है यहाँ पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, चलिए mv स्क्वायर इक्वल टू nh/2π, या भी बराबर क्या हो जाएगा nh/2πmr। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय गति करने हेतु आवश्यक समीकरण की बात करेंगे तो mv स्क्वायर अपान आर इंटू ZE स्क्वायर अपान 4π0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर अपान 4π0 इंटू आर, या m बराबर m इंटू क्या हो जाएगा nh/2πmr बराबर ZE स्क्वायर अपान 4π0 इंटू आर, या mn स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4πm स्क्वायर आर इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा mn स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4π स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर अपान 4π0 इंटू आर। यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं, सीधा सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को काट रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ठीक है, यहाँ अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर अपान 4π0 इंटू आर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपान πmr। ठीक है, क्या बचेगा πmr बचेगा, यानी कि n स्क्वायर h स्क्वायर अपान πmr, या ZE स्क्वायर अपान ε0, या r बराबर क्या हो जाएगा ε0 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपान ZE स्क्वायर πm। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा चूँकि दिए गए निकाय के लिए n को छोड़कर बाकी सभी राशियाँ नियतांक हैं। क्या हैं नियतांक हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हमारा क्या है स्पेक्ट्रम के प्रकार की बात करें। किसकी बात करेंगे स्पेक्ट्रम के प्रकार की बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, और जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर चलेंगे, लाइक कर चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कितने पार्ट आपके हैं सतत स्पेक्ट्रम, रेखित स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट इसके हो गए। ठीक है, अब देखेंगे पहला हमारा क्या है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब इसकी बात करेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। आखिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो ताप दीप्त वस्तु के प्रकाश से किसके ताप दीप्त वस्तु के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किससे ताप दीप्त वस्तु, जो वस्तु क्या हो ताप दीप्त हो, वस्तु के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। सतत स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सतत स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। इस स्पेक्ट्रम में सभी रंग एक निश्चित क्रम में उपस्थित हो जाते हैं। इस स्पेक्ट्रम में क्या होगा सभी जो रंग होंगे एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं उपस्थित रहते हैं। किन्हीं भी 2 रंगों के बीच कोई पृथक्करण रेखा नहीं होती। ठीक है, किन्हीं भी 2 रंगों के बीच क्या होगी कोई पृथक्करण रेखा नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करेंगे रेखित स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिनके काले पृष्ठभूमि पर क्या ऐसे स्पेक्ट्रम जिनके काले पृष्ठभूमि पर
पतली या चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं, रेखित स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऐसे स्पेक्ट्रम जिनके काले पृष्ठभूमि पर, किस पर, काले पृष्ठभूमि पर पतली या चमकीली रेखाएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, रेखित स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, किसकी, बैंड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काले पृष्ठभूमि पर चौड़ी चौड़ी, क्या, चौड़ी चौड़ी विभिन्न रंगों की चमकीली पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी ठोस द्रव से गुजारा जाता है, मान लीजिए कोई प्रकाश जो सूर्य से आ रही है, ठीक है, अब उस प्रकाश से क्या करते हैं कि जब किसी पारदर्शी ठोस द्रव से, कोई पारदर्शी माने ठोस द्रव है, उससे गुजारा जाता है, तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार, जो पदार्थ हैं ये अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले, क्या, कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रकाश का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में अवशोषण प्रकाश के स्थान पर काली रेखाएं की पट्टियां दिखाई देती हैं। तो इसका कारण यही होता है कि यहाँ क्या करते हैं, काले जो तरंगदैर्ध्य वाले होते हैं, कोई निश्चित तरंगदैर्ध्य होती है, जो क्या कर लेते हैं, यहाँ अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्पेक्ट्रमी श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के परमाणुवीय स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुवीय स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं क्या होते हैं, समूह होते हैं। इनमें से प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं न्यूट्रॉन के गुण के बारे में बात करें। किसके, न्यूट्रॉन के गुण के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अनावेशित होता है। क्या होता है, अनावेशित होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। जो इसका द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ अधिक होता है। ठीक है, चूँकि न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नहीं होता, जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए भारी नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो भारी नाभिक है इसके अंदर इसलिए क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अस्थायी होता है। जो न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर क्या होता है, अस्थायी होता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी नहीं रह सकता है। अगर इसको स्वतंत्र कर दिया जाए तो यह अस्थायी नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे नाभिक के आकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो माना किसी नाभिक का आयतन V है तथा उसमें उपस्थित न्यूक्लियमान की संख्या A है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो नाभिक के गोलाकार होती है उसकी त्रिज्या R है। क्या है, R है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई R क्यूब या 4/3 पाई R क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि 4 पाई R क्यूब इज इक्वल टू ROA। ठीक है, या R क्यूब इज इक्वल टू ROA। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ROA 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, या क्या हो जाएगा, RO बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो R क्यूब यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, ROA की पावर 3, एक पावर है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R0 बराबर 1.2 × 10⁻15 मीटर, या जहाँ R क्या एक नियतांक है जिसका मान 1.2 × 10⁻15 मीटर होता है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं समस्थानिक की। आखिरकार समस्थानिक होता क्या है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न होती है, ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे तत्व परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देख रहे होंगे 1H1 1H2 1H3। ठीक है, क्या है 1H3। अब हम बात करेंगे संभारिक की बात करेंगे। संभारिक आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है,
तो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु यानी कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक क्या होती है, अलग अलग होती है, तथा परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखेंगे 18 आर्गन 40, 19 के 40 या 20 ये 40। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समस्थानिक और समभारिक में अंतर क्या है? जो समस्थानिक होते हैं क्या होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और जो समभारिक होते हैं इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। समन्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होती है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या है क्या है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे 11 Na23 या 23 - 11 क्या हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन इसमें होंगे। 12 Mg24 इसमें क्या होगा, 24 - 12 क्या हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन इसमें होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव क्षय नियम की बात करेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव आखिरकार क्षय नियम होता क्या है? तो रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। ठीक है, रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय का प्रयोगात्मक अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे रेडियो एक्टिव क्षय नियम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिव क्षय नियम कहते हैं। जैसे इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षय उपस्थित परमाणु की संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने की दर उस क्षय उपस्थित परमाणु की संख्या क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, माना किसी क्षण t पर रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, पर उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या n है, तथा क्षण t+at में परमाणुओं की संख्या n-dn घटकर परमाणुओं की क्षय होने की दर -dn/dt। ठीक है, अतः नियमानुसार क्या हो जाएगा, -dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटू n, या -dn/dt = λn। ठीक है, या -1/n/dn बराबर λ/dt, या 1/n/dn बराबर -λ/dt। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1/n/dn बराबर -λ इंटीग्रेशन dt, या log n बराबर -λt+c। समीकरण नंबर 2। तो ये आपका पूरा टोटल 12 चैप्टर था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जो बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद, जय भारत।